एक बड़ी पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। यही हाल हो रहा है। अब इमरान खान पहुंच गया है संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन किसके खिलाफ? आप सोचेंगे भारत के खिलाफ पहुंचा होगा, नहीं, इस बार खुद पाकिस्तान के खिलाफ पहुंचा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार सऊदी अरब ने भारत के लिए चीन को पीठ क्यों दिखा दी? चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये जो कुर्सी है ना, ये कुर्सी जो न करवाए वो करवा दे। सत्ता से बेदखल होने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सेना के साथ सीधी टक्कर ले रहा है। पिछले हफ्ते वो कई दिनों की चेतावनी के बाद आखिरकार पूरा लंबा प्रदर्शन इस्लामाबाद पहुंच गया। शहबाज सरकार ने इमरान खान और उसके समर्थकों को रोकने की कोशिश की और इस दौरान कई तरह की चीजें इस्तेमाल की सरकार ने। जो पाकिस्तानी सरकार है उसने साम दाम दंड भेद सब कुछ उसमें लगा दिया। शहबाज शरीफ ने ये आरोप लगाया कि इमरान खान अपने ही देश में गृह युद्ध शुरू करना चाहता है और इसके लिए जब भीड़ पहुंची तो कथित तौर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज ये सब कुछ कर दिया। और ये मार्च जब हो रहा था, इससे पहले पीटीआई जो कि इमरान खान की पार्टी है उसके 100 कार्यकर्ताओं को पकड़ भी लिया गया। और जब पुलिस से सवाल किया गया कि आपने किसके कहने पर इन्हें पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सरकार के ऑर्डर थे, सरकार के ऑर्डर की वजह से हमने पकड़ा। पर मामला यही नहीं रुका। अब सत्ता से बेदखल होने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पहुंच गया है संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ में ये बात हो रही है कि आप देखिए, मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है प्रदर्शन के दौरान और हमें पाकिस्तान के सरकार के ऊपर, सेना के ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो ज्यादतियां हुई है, मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसका बिल्कुल आजाद और निष्पक्ष जांच करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मामला पहुंचने का मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बलंडर। अब पाकिस्तान के आंतरिक हालात कैसे हैं, इससे ही आपको समझ में आ गया होगा। खैर, अभी यूएन में प्रस्ताव गया है, अब देखिए उस प्रस्ताव के बाद क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान के घर की लड़ाई अब बाहर पहुंच रही है, जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पाकिस्तान में पहले ही स्थिति खराब है। घी 208 रुपए, तेल 213 रुपए महंगा है। ये महंगाई आसमान में नहीं बल्कि सीधे अंतरिक्ष में पहुंच रही है कीमतें। फिर भी स्थिति को और बिगाड़ने में ही उसके राजनीतिक दल लगे हुए हैं। लेकिन भारत के लिए फिर भी बहुत अच्छी बात है कि खुद ब खुद ही पाकिस्तान तबाह हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये जो स्क्रीन पर आप चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट बहुत सारी बातें कह रही है। दरअसल ये चार्ट शुरू हो रहा है 1 फरवरी 2022 से, जहां करीब 30 मिलियन बैरल तेल निकलता है। ये कहां से हो रहा है? ये रूस से हो रहा है। रूस जो व्यापार कर रहा है वो 1 फरवरी को 30 मिलियन बैरल, और उसके बाद ये काफी समय तक कुछ उसी रेंज में रहता है, कभी 28, कभी 29, कभी 35, कभी 32, कभी 27। और उसके बाद देखिए आप 13 मार्च के बाद से किस तरीके से रूसी तेल धीरे धीरे एक्सपोर्ट किस लेवल पर बढ़ता है कि ये डबल से ज्यादा हो जाता है। करीब 72 मिलियन बैरल 27/5/2022 के चार्ट के अनुसार से हो रहा है। पर अब ये चीजें आपको घटती हुई ही दिखेंगी। ये इसलिए नहीं कि रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया अब एनर्जी के उन सोर्स पर शिफ्ट कर रही है जहां इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा। और उस सेक्टर में दुनिया के कई देश आगे बढ़ रहे हैं, पर हर देश को सफलता नहीं मिल रही है। सऊदी अरब और ओपेक देश अब ये भांप चुके हैं। एक बार जब लॉकडाउन लगा तो उन्हें समझ में आया कि तेल का व्यापार अब बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। दुनिया अब धीरे धीरे शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि एक तो लॉकडाउन ने ये सिखा दिया
कि तेल के ऊपर जो तुम लोग निर्भर हो, जैसे ही ये खत्म होगा, इसकी बिक्री खत्म होगी, वैसे ही तबाह हो जाओगे। और ये बहुत बड़ी सच्चाई भी है, जिसके बाद सऊदी अरब ने फोकस करना शुरू किया अन्य क्षेत्रों में। पर इससे पहले ग्लासगो की मीटिंग हो गई और ग्लासगो की मीटिंग में भारत जैसे बायर ने ये कह दिया कि हम बहुत जल्द अपने देश को 0% कार्बन उत्पादन वाला देश बना देंगे, जिसका मतलब है पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। तो फिर किस चीज का होगा? तो फिर होगा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल। और भारत उस क्षेत्र में आगे बढ़ भी गया। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां आगे भी बढ़ गई। अब इसी चक्कर में रिलायंस और अरामको के बीच जो डील हुई थी, अरामको जो कि सऊदी अरब की तेल की बहुत बड़ी कंपनी है, इसने डील की थी रिलायंस के साथ। लेकिन जब उसने देखा कि रिलायंस खुद ही ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगाना बेकार हो जाएगा। अब अरामको ने इस डील को तोड़ दिया कि नहीं, जब ऐसा है तो हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा के क्या करेंगे। पर खुद सऊदी अरब का मार्केट भी तो खत्म हो रहा है। सऊदी अरब को भी कोई उपाय चाहिए और इसके लिए सऊदी अरब भी आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरब को भी समझ में आ गया है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सऊदी अरब नहीं बढ़ता है तो फिर कल की डेट में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि खाने के लाले पड़ जाएंगे। अब उसने इसके लिए प्लांट लगाने शुरू किए। लेकिन प्लांट कैसे लगेगा? प्लांट लगाने के लिए तो चाहिए एक्सपर्ट्स। उसने निकाला कॉन्ट्रैक्ट कि जो भी कंपनियां हैं वो आए और यहाँ पर हमारे लिए हाइड्रोजन रिन्यूएबल फैसिलिटीज का निर्माण करें। अब भारत की L&T इसमें शामिल हुई, तो वहीं 2 चीनी कंपनियां भी शामिल हुई। लेकिन इन दोनों के यहाँ होने के बावजूद जिस तरीके की चीन की लॉबी है, चीन इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। $6.4 बिलियन का ये प्रोजेक्ट शुरुआती प्रोजेक्ट है और उसके बाद मेंटेनेंस वगैरह सब के चार्जेज, मतलब हर साल एक बहुत मोटी कमाई। पर सऊदी अरब ने यहाँ दे दिया बड़ा वाला झटका। चाइना के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट की बात थी, इसलिए क्योंकि इसके लिए विंड एनर्जी का इस्तेमाल होता, सोलर प्लेट का इस्तेमाल होता, तो चीन अपना माल भी लगा देता यहाँ पर और मोटा मुनाफा कमाता। यानी भारत जो मुनाफा कमाएगा उससे दुगुना मुनाफा या 3 गुना मुनाफा कमाता चीन। कंपोनेंट सारे उसी के, मजदूर सारे उसी के, तो प्रॉफिट भी सारी उसी की होती। हालांकि चीन को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब ने ये प्रोजेक्ट दे दिया है भारत को, भारत की L&T कंपनी को। पर इस L&T कंपनी को अभी भी कंपोनेंट्स वगैरह जैसे सोलर प्लेट हो गए, विंड एनर्जी के कंपोनेंट्स हो गए, ये चीन से ही खरीदनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जो सालाना प्रॉफिट है मेंटेनेंस के नाम पर या फिर सेटअप के नाम पर, ये भारत को एक बहुत बड़ा अमाउंट देगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से चीन घुसना चाहता है, उसके लिए समस्या ये हो गई है कि भारत अब वहाँ घुसने दे नहीं रहा है। जहाँ दोनों की बात होती है वहाँ भारत के ऊपर विश्वास ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।